हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट वाइज पीवाई क्यू कर रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 8 है और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 422 तक देखेंगे। तो यहाँ पे 351 से लेकर 422 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे ये जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो मैं इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करूंगा, वहां पे आई थिंक 210 या 212 क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल से डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए 351 नंबर है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा रहा है कि भारत का जो उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान है वो कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कैसा फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जितने भी हेडक्वार्टर्स ऐसे कुछ हुए हैं वो सारा मैंने बताया है। जैसे सरसों वाला एक पूछा था तो वो राजस्थान में था, मैंने बताया है उसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, इसके अंतर्गत ये आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर उसका कहाँ है। तो वो देहरादून में है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च है, तो ये हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये जो है वो 1906 से बनाया गया था और उस समय इसको बोला क्या जाता था, तो उस समय इसको इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल क्यों, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। नेक्स्ट सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट कहाँ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल मैनेजमेंट, तो ये जो टेक्सटाइल मैनेजमेंट को लेकर है ये है कोयम्बटूर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी इसको कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वो घाटशिला में स्थित है। घाटशिला है कहाँ, तो घाटशिला जो है वो झारखंड में है। अब जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये पार्ट हो गया है। इंडियन कॉपर लिमिटेड जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसका ये इसके अंडर चला गया है, तो ये याद रखना है। इसको जो फाउंड किया था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन को, इसको फाउंड किया था 1924 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ने इसको 1972 में इसको टेक ओवर किया था। 1972 में गवर्नमेंट ने अपने अंदर इसको रख लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वन अनुसंधान संस्थान क्या है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कितनी बार बताया है, देहरादून है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा, देहरादून इसका आंसर होगा। इसको स्टेटस भी मिल चुका है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट सवाल है कि काला पानी विवाद जो है वो किन देशों के बीच है। तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच था। तो करंट अफेयर का यह सवाल है, नेपाल एंड इंडिया उस समय का करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। ये जो है वो काली रिवर जो है उसके बॉर्डर को लेकर डिवाइड हुआ था। काली रिवर आपने नाम सुना भी होगा, जब हिमालय का डिवीजन जो है वो आप पढ़ते होगे ना, उत्तर से दक्षिण में जब इनको डिवाइड करते हैं ना, तो वहां पे रिवर के अनुसार ही उनको डिवाइड किया जाता है। तो काली रिवर आपने सुना होगा। इसका जो लोकेशन है वो उत्तराखंड का कौन सा जिला था, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड का जिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो बेंगलुरु, सबको को पता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसका एक अदर नाम है, ठीक है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी है उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था। तो ब्रिक्स ब्रिक्स की जो ब्रिक्स को फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसको आयोजित किया गया था, पहली बार जो किया गया था वो नई दिल्ली भारत में किया गया था। तो भारत नई दिल्ली, आपको ये ध्यान रखना है। 2016 में ये हुआ था, 2016 में इंडिया में होस्ट किया गया था। और बेस्ट फिल्म जो है वो कन्नड़ एक फिल्म थी उसको मिला था। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो श्रीरंगा मंदिर है वो भारत के किस नगर में है।
सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, श्री रंगम टेम्पल जो है वो कहाँ है, तो श्री रंगनाथम जो मंदिर है, श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर इसको कहा जाता है। ठीक है, रंगनाथम स्वामी, रंगनाथम स्वामी टेम्पल इसको बोला जाता है। ये तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली है कहाँ, तो ये केरल में, तिरुचिरापल्ली केरल बोल रहा हूँ, ये तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली जो है वो तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर परिसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 156 एकड़ में ये है। 156 एकड़, तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। 156 एकड़्स में है और लॉर्ड रंगनाथन को यहाँ पे रखा गया है। और रंगनाथन कौन है, तो रंगनाथन जो है वो विष्णु को ही बोला जाता है। ठीक है, विष्णु, भगवान विष्णु है, उन्हीं को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो जिम्मेदार थी, तो वो थी यूनियन कार्बाइड, इंडियन यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इसका पूरा नाम था। यूनियन कार्बाइड जो है वो डॉब केमिकल का ये हिस्सा बन चुकी है। तो कभी पूछ लिया जाए तो डॉब केमिकल, किसका, तो डॉब केमिकल का हिस्सा बन चुकी है। तो अभी भी मतलब ये कंपनी चल ही रही है। तो समझ सकते हो इतने लोगों के मारने के बाद भी 2 से 3 दिसंबर की रात को, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर, यहाँ से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है वो निकल गया था, लीकेज हो गया था उसमें, जिस कारण से भोपाल गैस जो है वो हुआ था 1984 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको एमआईसी के रूप में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इससे ये हुआ था, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट जो है वो कांड हुआ था। जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड किस शहर में हुआ था, तो ये जो है वो 2010 में जर्मनी बेकरी विस्फोट जो है वो पुणे में हुआ था। जर्मनी बेकरी, जर्मन बेकरी विस्फोट, नॉट जर्मनी, जर्मन बेकरी विस्फोट जो है वो पुणे में हुआ था। पुणे का कोरेगांव पार्क था, कोरेगांव पार्क, यहीं पे ये हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो यहाँ पे 17 लोगों की मौत भी हुई थी, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि पूछा जा रहा है कि रॉक गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है। तो रॉक गार्डन ये धमाल मूवी वाला रॉक गार्डन नहीं है, रॉक गार्डन पूछा है। तो रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में है, ना कि गोवा चले जाना। ठीक है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। नेक चंद सैनी जो है, अ, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था बनाना, नेक चंद सैनी, और बिल्ड किया था इसको इंडस्ट्रियल एंड होम वेस्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक चंद सैनी ने, और स्टार्ट उसको किया था 1957 में बनाना। उतना ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, ना ही नेक चंद सैनी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद आपको ये रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चेरनोबिल जो विनाशकारी परमाणु दुर्घटना हुई है वो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु दुर्घटना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। वो तो पूछ रहा है कि चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना है वो चेरनोबिल परमाणु प्लांट किस देश में था और ये दुर्घटना कैसे हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो चेरनोबिल परमाणु जो संयंत्र है वो यूक्रेन में था। और दैट टाइम यूक्रेन जो किसका पार्ट था, तो यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था। सोवियत यूनियन जो है वो उसका पार्ट था उस समय। और यहीं पे ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है वो था। और यहाँ पे ये जो प्लांट है वो डिजास्टर जो था वो लेवल 7 न्यूक्लियर इवेंट जो था, डिजास्टर था। सिटी का यदि हम नाम लिखें तो सिटी का जो नाम है प्रिपियात था। प्रिपियात जो है वो सिटी का नाम था, PRIPYAT, PRYPYAT, प्रिपियात सिटी का नाम था। सेवन, लेवल 7 का न्यूक्लियर इवेंट था। तो आप कह सकते हो कि एक मैक्सिमम जो है वो तबाही इसके द्वारा आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो डिजास्टर था चेरनोबिल वाला, ये सबसे, यदि वॉर्स्ट न्यूक्लियस डिजास्टर बोला जाए तो यही था सबसे खतरनाक, सबसे जो है वो दिल दहलाने वाला। यदि न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करेंगे तो ये यही था, यूक्रेन वाला ही। अभी भी ये जो प्रीप्यात जो सिटी है ना, उस सिटी को अभी भी वहां घोस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, घोस्ट टाउन। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो डेथ हुई थी यहाँ पे। ये जो था वो वहां का जो रिएक्टर था ना, उसमें ह्यूमन एरर के जो सेफ्टी में ह्यूमन एरर में चेक हुआ था, उस ह्यूमन एरर के कारण एक्सप्लोजन, स्टीम एक्सप्लोजन हो गया था। और ओपन एयर जो है वो
ग्रेफाइट फायर वहां पे हो गया था, तो इस कारण से ये हुआ था। और ये लेवल 7 का मेजर जो एक्सीडेंट ये था, तो ये आपको पहला ध्यान रखना है। पहला हमने बताया ये 86 वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ डिजास्टर। ये तो पहला हो गया चेरनोबिल वाला जो कि 86 में हुआ। दूसरा जो डिजास्टर आया था वो फुकुशिमा, आपने सुना होगा, फुकुशिमा। फुकुशिमा जो था, फुकुशिमा दालिची डिजास्टर इसको पूरा बोला जाता है, फुकुशिमा दालिची डिजास्टर। दालिची डिजास्टर, ये जो डिजास्टर था वो सबसे पहले तो हुआ कहाँ था? तो ये जो डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो जापान में था। ये जो था वो कहाँ था? तो ये जापान में था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में। 2011 में ये हुआ था। ओकोहुमा, ओकुमा जो फुकुशिमा में एक जगह थी, ओकुमा फुकुशिमा प्रोविंस में एक ओकुमा जगह थी, वहां पे ये हुआ था। और यह भी जो है वो लेवल 7 का ही था। लेवल 7 का ये डिजास्टर था। यहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक जो है वो आया था, और 15 मीटर तक की सुनामी यहाँ पे आई थी। इससे पावर सप्लाई, कूलिंग, ये सब से बहुत बहुत जो है वो खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आया था, जिस कारण से सुनामी आई, और सुनामी के कारण पावर सप्लाई बंद हुआ, कूलिंग ऑफ 3 रिएक्टर जो है वो बंद हुआ। दैट्स वाई ये जो है वो मेल्ट डाउन होने लगा, और यही मेन रीजन था यहाँ का डिजास्टर होने का। ठीक है। ये जो है वो सेकंड डिजास्टर आता है चेरनोबिल के बाद। अगर आपको सजाना हो कि सबसे खतरनाक हो, तो पहला चेरनोबिल, दूसरा जो है वो फुकुशिमा आता है। ठीक है। दूसरा जो है वो फुकुशिमा आता है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये फैक्ट्स हैं। किसके फैक्ट है? तो रैंक किया गया है INES स्केल के अनुसार, इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेडियो रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल जो था, उसके अनुसार इसको रैंक किया गया है। 7 लेवल का ये है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कई सारे जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर हुए हैं, जैसे कयास्थम डिजास्टर रशिया में हुआ था। 3 माइल आइसलैंड डिजास्टर जो है वो USA में हुआ था। उसके बाद जो इंडिया में ऐसा कुछ भी डिजास्टर जो है वो एज सच नहीं हुआ है, लेकिन मायापुरी जो रेडियोलॉजिकल जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे हुआ है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में एक याद रखना है आपको, मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट। मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट, ये जो मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट है वो कब हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था। ये किस लेवल का था? तो ये लेवल 4 का था। मायापुरी है कहाँ? तो मायापुरी दिल्ली में है। यहाँ पे ये हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या कि कोबाल्ट 60 जो है, सोर्स जो होता है वो रॉन्गली ऑक्शन्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए स्क्रैप, was cut open by a scrap dealer। देखो हुआ क्या ना, कि यहाँ का जो कोबाल्ट 60 वाला एक रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट वाला जो आप कह सकते हो कि वेस्ट मटेरियल, लेकिन ये रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल था, उसको ऐसा नहीं छोड़ना था। तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 वाला जो सोर्स जिसमें कोबाल्ट 60 था, वो ऑक्शन कर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वो दे दिया गया कचरे वाले को। जो स्क्रैप लेते हैं ना, कचरे जो लेते हैं, कचरे वाले को दे दिया गया। अब वहां पे कचरे वाले ने इसको ओपन कर दिया। उनका तो यही काम है, तो वो ओपन कर दिया उससे। इस कारण से बहुत ज्यादा जो है वो वहां की हवा जो है वो, हवा में ये गैस फैलने लगी, रेडियो एक्टिविटी जो है वो फैलने लगी, रेडिएशन, और पॉइजनिंग हो गया। और इस पॉइजनिंग के कारण एक डेथ हुई थी, और इंजरी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हुई थी। तो ये भारत का एक जो है वो डिजास्टर के रूप में आप देख सकते हो, मायापुरी वाला। दूसरा देखोगे तो ये किस लेवल का है? लेवल 4 का था। ठीक है। दूसरा आप देखो, नरोरा फायर में, नरोरा में फायर लग गया था। नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ है? नरोरा जो है वो कहाँ है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो यहाँ पे लेवल 3 का एक बार हो गया था, मेजर फायर ब्रोक हो गया था आउट इन द टर्बाइन हॉल ड्यू टू द केबल फेल्योर, इट वाज कंटेंट बिफोर अ मेल्ट डाउन अकर्ड। तो उससे पहले ही इसको रोक दिया गया था। तो ये 3 का हो गया। उसके बाद एक बार काकरा पार्क में भी हो गया था। काकरा पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। काकरा पार जो फ्लड है वो 1994 94 में यहाँ फ्लड फ्लड आया था, तो इस कारण से यहाँ भी थोड़ा डिजास्टर हो गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और मैं इसके बारे में बता दूं तो मेन आपको चेरनोबिल और फुकुशिमा याद रखना है, और भारत में मायापुरी वाला ये इवेंट याद रख लो, नरौरा वाला ये रख लो, और काकरापार में जो हुआ था वो रख लो। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कुछ और फैक्ट न्यूक्लियर से बता देता हूं ताकि एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, जैसे भारत में अभी तक कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है कि न्यूक्लियर बम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूक्लियर बम तो फोड़े गए हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखो जापान जो है ना वो तीन चार द्वीपों से बना हुआ है। एक जो द्वीप है उसको होकाइडो बोलते हैं, होकाइडो। दूसरा जो द्वीप होता है उसको बोलते हैं हुन्सो। तीसरा जो द्वीप होता है उसको बोलते हैं सुकाको। और चौथा जो द्वीप होता है उसको बोलते हैं क्यूसो। तो होकाइडो, हुन्सो, सुकाको, क्यूसो। अब इसमें जो हुन्सो द्वीप है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ये, को ध्यान रखना है। अब इसी द्वीप पे दो शहर हैं जिसका नाम, एक का नाम हिरोशिमा है और दूसरे का नाम नागासाकी है। इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हुन्सो द्वीप पर है, ठीक है। ये हुन्सो द्वीप पर है। यहाँ पे अमेरिका के द्वारा, चूंकि जापान ने पर्ल हार्बर को जो है वो घेर रखा था, दैट्स वाई उसको डेटरेंट के रूप में अमेरिका के द्वारा जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर यूज किया गया था। तो यहाँ पे 6 अगस्त और यहाँ पे 9 अगस्त, दो न्यूक्लियर हमला जो है वो किया गया था, ठीक है। दो न्यूक्लियर हमला जो है वो किया गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। ये जो न्यूक्लियर हमला किया गया था हिरोशिमा वाला, उसको एक कोड नेम दिया गया था और उस कोड नेम को कहते थे लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय इसको कहा जाता था। उसके बाद जो ये वाला नागासाकी वाला जो हुआ था उसको कहते थे कि ये फैट मैन है, कोड नेम फैट मैन, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो हिरोशिमा वाला हुआ था उसको किस प्लेन ने लेके गया था, कौन सा प्लेन पे से वो गिराया गया था। तो वो जो प्लेन था वो इनोला गे था, इनोला गे, इनोला गे। इसको बोलते थे B-29, B-29 बॉम्बर। तो कुछ भी दोनों में से पूछा जाता है, बाकी B-29 बॉम्बर सबसे ज्यादा, बाकी इनोला आपको याद रखना है। दूसरा जो प्लेन लेके गया था फैट मैन को, उसको क्या बोलते थे, तो फैट मैन को जो ले गया था उसको बोलते थे बोस्कर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिरोशिमा में किस फ्यूल को यूज किया था, हिरोशिमा में किस फ्यूल को यूज किया था और नागासाकी में किस फ्यूल को, एज ए फ्यूल किसको यूज किया था। तो जो फिसल मटेरियल है उसमें हिरोशिमा में यूज किया गया था यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का। और नागासाकी में जो किया गया था वो किया गया था प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 का, प्लूटोनियम 239 का। तो ये दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो यह याद आपको रखना है। बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की बात करें तो ये वियना जो ऑस्ट्रिया है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये फंक्शन करती है एटम्स फॉर पीस, वॉच डॉग। और इसको जो है वो 2005 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत में बात करें कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी भारत में कहाँ है, तो वो मुंबई में है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है वो मुंबई में है। भारत में एटॉमिक से रिलेटेड जो रिसर्च है वो 1948 से ही स्टार्ट हुआ था, और इसको जो है वो क्या बोलते हैं, एनालाइज करने के लिए, इसको जो है वो रेगुलेट करने के लिए 56 में जो है वो 1956 से ये पूरी तरीके से रेगुलेट जो है वो होने लगा था। बाकी ब्राक का हेडक्वार्टर मुंबई में थ्रॉम्बे है, वहां पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम बात करें कि फ्यूल्स के रूप में मेनली जो यूज किया जाता है यूरेनियम को किया जाता है, प्लूटोनियम को किया जाता है। इंडिया जो है वो यूरेनियम को ही खास करके जो है वो करता है। भारत में जो थोरियम है वो बहुत ज्यादा मिलता है, केरल की जो मोनोजाइट बालू है उनमें थोरियम जो है वो मिलता है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है वहां पे हम उस रिएक्टर को आगे हम डिस्कस करेंगे, जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को
ताकि 3 पार्टों में जो डिवाइड होता है ना, तो उनमें से स्लो डाउन करने के लिए 2 को हटा देना है और एक जो है वो चेन रिएक्शन में बढ़ता जाएगा। फिर ये 3 पार्टों में बटेगा। अब इस फिर तीनों में से 2 को हटा देना है और 1 को रखना है। फिर ये 3 पार्टों में बटेगा तो 2 को हटा देना है। तो इसके लिए स्लो डाउन के लिए मॉडरेटर को यूज़ किया जाता है और उस मॉडरेटर में 2 चीज़ें यूज़ किया जाता है। पहला जो ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है, पहला को ग्रेफाइट को यूज किया जाता है और दूसरा हैवी वाटर को यूज किया जाता है, D2O को यूज किया जाता है, D2O को। उसी तरह से कंट्रोल रॉड भी यूज किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए रॉड भी यूज किया जाता है। वो जो कंट्रोल रॉड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो बोरॉन और कैडमियम का, बोरॉन या फिर कैडमियम किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कूलेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कूलेंट के लिए लिक्विड सोडियम वाटर, हैवी वाटर, ये सब जो है वो यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम यूनिट की बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो बैकरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। क्यूरी जो होती है वो ओल्डर यूनिट जो है वो रेडियो एक्टिविटी की, जो मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रॉन्टजेन है, उन्होंने एक्सरे का खोज किया था एंड गामा रे का खोज किया था। भारत ने कब कब जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये सब भी सवाल में आता है। तो पहला जो भारत ने किया था वो पोखरण 1 किया था, पोखरण 1 किया था। अब ये जो पोखरण 1 है वो कब हुआ था, तो ये पोखरण 1 हुआ था 1974 में। 1974 में पोखरण 1 जो है वो हुआ था। इस कोड नेम क्या था, सवाल ये भी पूछा जाता है। तो कोड नेम इसका स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। उस समय पीएम कौन थी, तो पीएम जो उस समय थी वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी पीएम थी। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इसका हुआ कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया था, न्यूक्लियर पावर जो है वो इंडिया बना। तो ये पोखरण पहला हुआ, ठीक है। पोखरण ये जो है वो पहला अगर कुछ में भारत में हुआ तो ये पोखरण हुआ। दूसरा जो है वो पोखरण 2 हुआ, पोखरण 2 हुआ। पोखरण 2 जो है वो कब हुआ, तो पोखरण 2 1998 में हुआ, 1998 में हुआ। इस समय जो भारत के ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को क्या कहा गया, तो ये ऑपरेशन शक्ति था, ये ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था, ठीक है। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी चीजें देख लेती है ना सरकारें अदर कंट्री की, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाता है। ये जो डेट है वो याद रखना है, 11 मई और 13 मई को किया गया था, 11 मई एंड 13 मई को किया गया था। दैट्स वाई 11 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। पीएम की बात करें इस समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय पीएम थे, याद आपको रखना है। साइंटिफिक हेड के रूप में यदि हम देख के चले, साइंटिफिक हेड है तो ये समय था एपीजे अब्दुल कलाम का, तो एपीजे अब्दुल कलाम ही रहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम उस समय थे। 11 तारीख को इस कारण से ही हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स था वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन माई सहेली जो है वो करंट अफेयर का सवाल है। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा आपको इस सब पे देखना है, बाकी रेलवे के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको बोलते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ब्रह्म समाज के फाउंडर थे और सती प्रथा को इन्होंने अबोलिश किया था और इनको ही नवधारा जागरण का राजदूत, बहुत नाम इनका है, तो वो सब हिस्ट्री में पढ़ना होता है। कर्पूरी देवी किससे रिलेट करती है, तो कर्पूरी देवी जो है वो मधुबनी पेंटिंग से रिलेट करती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की पेंटिंग है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो है ना मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ सुजनी कला के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्पूरी देवी। कौन सी कला, तो सुजनी, सुजनी कला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया भी है, बिहार में कौन कौन सी चलती हैं। भारत रत्न विजेता जो भूपेन हजारिका है वो किस किस चीज से रिलेट करते हैं, स्पोर्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, तो आर्ट से हैं, ठीक है। वो असम के संगीतज्ञ थे, गायक गायक थे, ठीक है। तो म्यूजिशियन और सिंगिंग करते थे। भारत रत्न को मरने के बाद जो है वो 2019 में मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया था, आपने देखा भी होगा। तो गांधी फिल्म का रिचर्ड रिचर्ड एटन बरो के द्वारा किया गया था, रिचर्ड एटन बरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, रिचर्ड एटन बरो। और गांधी का रोल किसने किया था, तो गांधी का रोल किया था बेन किंग्सले, बेन किंग्सले के द्वारा गांधी का जो रोल है वो किया गया था। इसने 8 एकेडमी अवार्ड जो है वो जीता था,
बेस्ट पिक्चर, भानु अथैया को कॉस्ट्यूम के लिए जो है वो ऑस्कर भी मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 एकेडमी अवार्ड इसको मिला था। एकेडमी अवार्ड 8 मिला था इस गांधी मूवी को, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल कि भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वाटरमैन जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह है, इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो तरुण भारत सिंह है, वो राजस्थान से रिलेट करते हैं। एनजीओ चलता है तरुण भारत सिंह संघ, नहीं, तरुण भारत संघ एनजीओ है, उससे रिलेट करते हैं। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो कि राजस्थान में है, उसी से ये रिलेट करते हैं। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिल चुका है, जो कि नोबेल ऑफ वाटर कहा जाता है। 2015 में ये अवार्ड उनको दिया गया था। इन्होंने मेन जो काम किया है ना, रेन वाटर को स्टोर ये करते थे और ये ट्रेडिशनल तरीके से यूज करते थे, और उस ट्रेडिशन का नाम था झोड। तो ये मे बी कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है याद रखो, जादव पायेंग। जादव पायेंग जो है वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। ये असम के हैं, और इन्होंने जो माजुली द्वीप है वहां से रिलेट करते हैं, और सिंगल हैंडली जो प्लांटेड होते थे, फॉरेस्ट होते थे, उनको इन्होंने 1360 एकड़ में लगाया है। और इनको मोलाई फॉरेस्ट जो है ना, नाउ जो मोलाई फॉरेस्ट जो दिखता है वो यही इन्होंने लगाया था। अवार्ड इसको पद्म श्री जो है वो 2015 में इनको मिल चुका है। तो मोलाई फॉरेस्ट इन्होंने ही क्रिएट कर दिया था पूरा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो सलीम अली को कहा जाता है, सलीम अली। ये जो है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथो मतलब कि जो बर्ड का ध्यान रखता हो। इन्होंने बुक लिखी है, बुक लिखी है इनकी, जो है वो बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इनके द्वारा लिखा गया है। सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो भी गोवा में इन्हीं के नाम पे है, जो रखा गया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं पलीस। ठीक है। काइलेस, काइलेस अ, शंकर, कैलेश संखाला को बोलते हैं। कैलेश संखाला, कैलेश, कैलेश, ठीक है। कैलेश संखाला को बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च जब हुआ था, तो उसके डायरेक्टर थे। तो उसी कारण से इनको कहा जाता है। इन्होंने काफी जो कंजर्वेशन जो टाइगर का है उनको लेकर काफी हेल्प किया था, तो इस कारण से कैलाश जो हैं उनको कहा जाता है, कैलाश संखाला जो है उनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आइस मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? आइस मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया जो बोलते हैं वो बोलते हैं च्वांग नॉरफेल। च्वांग नॉरफेल को आइस मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सिविल इंजीनियर है लद्दाख के। आर्टिफिशियल ग्लेशियर इन्होंने जो है वो एक किया था, तो क्रिएट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है वो रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है? तो रविंद्रा कुमार सिन्हा को कहा जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी के। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी, ये जो है वो गया के बिहार जो है वहां के थे। इन्होंने जो है वो 22 ईयर में जो है वो एक जो हैमर से, और एक जो हथौड़ी और छेनी होती है ना, उससे अपना रोड जो है वो पूरे पहाड़ को काट कर बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सातवां हम बात करें, तो सातवां मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। मिसाइल वुमेन किसको बोलते हैं? तो टेसी थॉमस, आपको याद रखना है मिसाइल वुमेन किसको बोलते हैं। तो टेसी थॉमस, थॉमस को बोलते हैं। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिक सिस्टम थी, उसके कारण से इनको कहा जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो रितु
रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो ये ऑलरेडी मैंने बताया है, रेतु करिधाल। अभी रिसेंट में चंद्रयान के कारण न्यूज में भी रही थी, मंगलयान के कारण। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिट फिर मंगलयान, इन सब में काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका था। उसके बाद मून मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मून मैन ऑफ इंडिया, इसको मैं मिटाता हूं। मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया जो बोलते हैं वो बोलते हैं मले स्वामी अनादुराई। मले स्वामी अनादुराई को कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो यू आर रॉ को कहा जाता है। यू आर रॉ को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट 1975 में लॉन्च हुआ था, उस समय ये इसरो के चेयरमैन थे। उसके बाद साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो मृत्युंजय महापात्रा को बोलते हैं। मृत्युंजय महापात्रा को डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका वो डायरेक्टर जनरल है। और फेमस मतलब एक्यूरेट साइक्लोन को उन्होंने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया था, दैट्स वाई उसको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो ई श्रीधरन को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोलकाता रेलवे, कोंकण रेलवे और जो दिल्ली मेट्रो है उनको बनाया था। वो एक सिविल इंजीनियर है। उसके बाद स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो जमशेदजी टाटा को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया जो है वो राजा गोपालन, राजा गोपालन वासुदेवन, राजा गोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट जो था ना, रोड कंस्ट्रक्शन में इनको उन्होंने यूज किया था। ये प्रोफेसर है मदुरई के। उसके बाद जो है वो विंड मैन ऑफ इंडिया को उसको बोलते हैं, तो तुलसी थानी को बोलते हैं विंड मैन ऑफ इंडिया। वो तुलसी तांती को ये कहा जाता है विंड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद टॉय मैन ऑफ इंडिया अरविंदा गुप्ता को कहते हैं। फेमस टीचिंग साइंस के लिए है, जो टॉ मेड जो ट्रेस है उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, बाकी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जो है कहते हैं, वो किसको कहते हैं? तो हीरालाल चौधरी को कहते हैं। हीरालाल चौधरी फिशरी से रिलेट करता है। फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन जो कि मीट और पोल्ट्री से रिलेट करता है, वो दुर्गेश पटेल हो गया। फादर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन जो कि रिलेट करता है एग से, पोल्ट्री से, तो उसको जो है सिल्वर रेवोल्यूशन है वो इंदिरा गांधी है। तो और उसके बाद बीवी रॉ भी आप याद रख सकते हो, पोल्ट्री के फादर बीवी रॉ, पोल्ट्री के फादर बीबी रॉ। स्पेस प्रोग्राम के लिए विक्रम साराभाई को फादर माना जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दादा साहब फाल्के को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी 1913 में बनाया था। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है वो अरुणा असफ अली को कहा जाता है। और फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद मैकेवेलिया ऑफ इंडिया जो है वो चाणक्य को कहते हैं। कौटिल्य को नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो कालिदास को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह को कहते हैं। पयोली एक्सप्रेस जो है वो पीटी उषा को कहा जाता है। ढिंग एक्सप्रेस जो है वो हिमा दास को कहा जाता है। हॉकी विजार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर जो है वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। द वॉल जो है वो राहुल द्रविड़ का यूज किया जाता है। हरियाणा ह्यूरिकन जो है वो कपिल देव को कहा जाता है। ब्लेड रनर ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है मनोज डीपी सिंह को कहा जाता है, मनोज डीपी सिंह को। तो ये पूरा फैक्ट्स जो था स्टैटिक से रिलेट कर रहा था उस क्वेश्चन से, सारा मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑलरेडी हमने बता रखा है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पायंग जो है उनको कहा जाता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से लेकर 2000 तक 10 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशन के पद पर का जो है वो काम किया था? तो ये जो काम किया था वो किया था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। 1961 में ये एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सलमान रुश्दी है, उसका जन्म स्थान कहाँ है? तो सलमान रुश्दी जो है वो मुंबई 1947 में जन्म हुआ था। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी एक किताब है, जिसको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी किताब है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कोलावेरी डी जो गीत है जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ है वो किस भाषा में था? तो तमिल में था। धनुष ने उसको गाया था। धनुष, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहाँ से होगा। तमिल जो फिल्म थी, आप देखोगे उसको थ्री कहा जाता है। मैंने देखा था उसको तमिल में ही, इंग्लिश सबटाइटल के साथ मैंने देखा था, मुझे तमिल तो आती नहीं है ना। तो ये मूवी मैंने थ्री देखी है। धनुष है और कोई एक एक्ट्रेस है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो देख सकते हो आप उसको, अच्छी मूवी है। ठीक है। धनुष ने इसको कहा था, गाया था। नेक्स्ट जो है वो बॉलीवुड फिल्म ब्लैक जो है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो हेलन केलर के जीवन पर। हेलन केलर है, उसके जीवन पर ब्लैक मूवी जो है वो है। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने यहाँ पे जो है वो रोल प्ले किया है। तो ब्लैक हेलन केलर है, उन पर रिलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का सवाल है। ठीक है। करंट का ये सवाल है, अभी के हिसाब से कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू थे भारत में कैग। तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 148 कैग के बारे में डील करता है। नेक्स्ट सवाल है, वो पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है 2017 से ही कौन है? तो ये आंद्रे एजोले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? पहली भारतीय जो हीरोइन है वो कौन थी? तो देविका रानी थी। पहले पुरुषों को ही महिलाओं का जो कॉस्ट्यूम है उसको पहनाकर हीरोइन का जो है कैरेक्टर लीड करवाया जाता था। बाकी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया सिनेमा जो है वो कौन ही? तो देविका रानी थी। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में इनको ही मिला था। 1969 में इनको ही मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृणाली सेन जो है वो किससे संबंधित है? तो मृणाली सेन जो है वो एक सिनेमा निर्माता है। ठीक है। सिनेमा निर्माता है, डायरेक्टर के रूप में आप इनको कह सकते हो। बंगाली सिनेमा के लेकर सबसे ज्यादा काम करती है, तो ये सिनेमा से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, के सिवान जो है वो इसरो से रिलेट करते थे, तो उस समय की ये बात है। बाकी अभी जो है वो सोमनाथ है करंट जो हेड है उसके। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति जो है वो यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? तो ये करंट का सवाल था, उस समय का था। तो अभी जो ऋषि सुनाक उस समय था। ठीक है। तो ऋषि सुनाक पीएम भी 2022 में बने थे। बाकी अभी के लिए ऐसा कुछ जो है वो है नहीं। ठीक है। तो ये करंट का था, तो इसको हटाओ अभी। भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक है, जिसको रू की तैयारी की गई है, ये जो आर वाला है ना, इसको बोलते हैं ऐसे। तो ये वाला किसने बनाया था? तो सवाल अच्छा है। डी उदय कुमार ने इसको बनाया था, आपको पता भी होगा। डी उदय कुमार, बी ऑप्शन नंबर डी उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी के ये डिजाइनर थे। और जुलाई 2010 में इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम महिला एड डे कैंप जो है वो किसे किसे चुना गया है? तो पहला महिला जो एड डे कैंप है वो चुना गया है मनीषा पाड़ी को, 2023 में चुना गया था। मनीषा पाड़ी को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा। मनीषा पाड़ी पहले जो एड डे कैंप है वो बनी थी। इसका रोल होता है पर्सनल असिस्टेंट टू द हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को पर्सनल असिस्ट करना होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? वो बक्सा टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हमने बता रखा है, बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। और तो ये भूटान का जो बॉर्डर है ना, उससे लोकेट करता है, उसी समय उसी एरिया में ये है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ओडीएफ घोषित होने वाला पहला राज्य, तो स्टैटिक फैक्ट तो ये बनता है। ठीक है। तो सिक्किम आपको याद रखना है, बाकी करंट से ये रिलेट करता है। ओडीएफ 2016 में ही इसको दिया गया था, ओडीएफ स्टेटस। सिक्किम जो है वो फुल्ली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो पहले जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है वो कौन बने थे? तो इनकी डेथ भी हो गई है। तो पहले जो है वो बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जिनको जनवरी 2020 में बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 2021 में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी, जनरल बिपिन रावत की। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें बन डेथ हुआ था। बाकी कर्नल अभी जो करंट सीडीएस की बात करें तो अनिल चौहान है। अनिल चौहान जो है वो करंट सीडीएस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, 828 मीटर। 828 मीटर है, यूएई में है।
और ये कहाँ है? तो यूएई का जो दुबई है वहां पे बुर्ज खलीफा जो है वो है। इसमें कितने फ्लोर हैं? 163 फ्लोर हैं। 163 फ्लोर है। हवा महल में जो खिड़कियां है ना, वो एक बार पूछा गया था, आई थिंक 600 के आसपास कुछ है या फिर 712 है, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, याद नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दुबई आपका आंसर यहाँ से हो गया। ठीक है। बीपीएससी में पूछा गया था कि यूनाइटेड अरब इमिराट्स जो है, इसमें कौन कौन से जो सिटी हैं वो आती हैं, एक बार आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिहार का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है वो कहाँ है? बिहार बोल रहा हूँ, विश्व का। विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। वॉशिंगटन डीसी है, वहां पे है। और सेकंड जो लार्जेस्ट है वो लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम लोकपाल, बिहार बोल रहा हूँ, भारत का प्रथम लोकपाल जो है वो किसको बनाया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। उसके बाद बहुत दिन तक ये पद खाली भी रहा था। ठीक है। लोकपाल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको जानना है वो सारा मैं बता देता हूँ। लोकपाल की यदि हिस्ट्री की बात करें तो लोकपाल का सीधा सा मतलब होता है कि लोगों का रक्षक। लोकपाल वर्ड की यदि ओरिजिन की बात करें कि ये वर्ड कैसे ओरिजिन हुआ भारत में, तो ये वर्ड जो है वो भारत में सबसे पहले जो यूज किया गया था वो 1963 में यूज किया गया था। किसके द्वारा? तो एम एल सिंधवी के द्वारा। एम एल एम सिंधवी, नॉट एम एल, एल एम सिंधवी। एम एल सिंधवी के द्वारा सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया था। लेकिन हम यदि वैश्विक स्तर पे बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे ये वर्ड जो है वो सबसे पहले क्यों कहाँ यूज किया था, तो वर्ल्ड लेवल पे लोकपाल नहीं बोलते उसको लिए। वर्ल्ड लेवल पे जो शब्द होता है वो ओम्बड्समैन होता है। ओम्बड्समैन, तो इसका इंग्लिश लोकपाल का जो है ना वो ओम्बड्समैन ही करा करा गया कि ओम्बड्समैन जो होगा वो लोकपाल होगा। और इसको सबसे पहले जो यूज किया गया था वो 1809 में किया गया था। और किस कंट्री ने किया था? तो वो स्वीडन ने किया था। स्वीडन ने ओम्बड्समैन जो वर्ड है उसको यूज किया गया था। तो भारत में किसने रिकमेंड किया कि लोकपाल भारत में होना चाहिए? तो पहली बार जो लोकपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट करना, गठन करना, इसके लिए जो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट जो एआरसी रिपोर्ट आई थी, प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो काउंसिल है या फिर कमीशन कह लो, ये पहली जो आई थी उसने ही इसको रिकमेंड किया था सबसे पहली बार। कब आई थी? तो 1966 से लेकर 70 में अपना इसने रिपोर्ट दिया था। तो ये जो पहली थी और जिसका हेड जो थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत में लोकपाल अधिनियम आया कब? लोकपाल एक्ट जो है वो भारत में आया कब? तो लोकपाल एक्ट जो है वो भारत में आया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम एक्ट 2013 जो है वो इससे आया, जिसको लोकपाल एक्ट यूजुअली आप कह देते हो। 2013 संसद में पारित हुआ दिसंबर 2013 में, लागू हुआ 16 जनवरी 2014 से। तो 16 जनवरी 2014 से इसको लागू हुआ। उद्देश्य इसका था कि केंद्र सरकार में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त को स्टैब्लिश किया जा सके। ये जो लोकपाल होता है इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है। ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब कई सारे इसके सदस्य जो है वो होते हैं। इनमें एक तो चेयरमैन होता है लोकपाल का। ठीक है। एक तो लोकपाल हो गया, एक चेयरमैन, और उसके साथ ही 8 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। टोटल इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? 9 है। अध्यक्ष की हम योग्यता की बात करें तो वो जो है वो पूर्व में सीजेआई रहा हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश रहा हो। भ्रष्टाचार जो विरोधी नीति है या फिर प्रशासन है उसमें उसका लगभग 25 वर्षों का अनुभव रहना चाहिए, अभी उसको जो है वो चुना जाएगा अध्यक्ष के रूप में। सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए कि वो 50% जो इसके मेंबर होंगे वो जो है वो जुडिशियल बैकग्राउंड से आएंगे, और 50% जो मेंबर होंगे वो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और उसके बाद जो महिला है उससे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अपॉइंटमेंट होगा लेखपाल का, वो अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन एक कमेटी करेगी। अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन जो किया जाता है लेखपाल का, वो अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। और उस अपॉइंटमेंट कमेटी में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति होगी और उसके द्वारा ही किया जाएगा। और ये जो चयन समिति होगी इसमें 5 मेंबर्स होंगे। इसमें 5 मेंबर्स जो होंगे। पहला इसका अध्यक्ष जो होगा वो पीएम होगा। उसके साथ ही साथ इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा।
उसके बाद जो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, 1/10 जिसको आता है वो होगा। देन जो है वो सीजेआई होंगे, या उसके द्वारा कोई भी नामित जज यदि वो बोल दे। उसके बाद एक ज्यूरिस्ट होगा, ज्यूरिस्ट मतलब जो जिसको लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी आपसे पूछा जाए कि लोकपाल है, इसका टेन्योर कितना होता है? लोकपाल का टेन्योर कितना होता है? तो लोकपाल का टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर का होता है। 5 इयर्स, नॉट ईयर। और इसको जो है वो 70 वर्षों की आयु तक आप रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो 70 वर्ष से पहले जो भी खत्म हो जाए, या तो 5 साल खत्म हो जाए या फिर 70 वर्ष खत्म हो जाए, आपको खत्म होना होगा। वेतन जो लोकपाल को मिलेगा, जो सीजेआई को मिलता है वही वेतन इसको मिलेगा। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन की लोकपाल की बात करें तो वो प्रधानमंत्री के अपवाद के साथ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, परमाणु, ये सब को छोड़ के सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद है उनको देखेगा। ग्रुप ए बी सी डी सभी जो अधिकारी हैं उनको देखेगा। और ऐसी कोई संस्था जो सरकार के द्वारा फिनांस्ड है या फिर विदेशी स्रोत से 10 लाख से अधिक चंदा लेते हैं, तो उन सब की जांच ये करेगा। बाकी तो अभी तो ऐसा रूल बनाया जा रहा है ना, जिसमें प्रधानमंत्री को भी तुम जांच कर सकते हो। अभी वो बिल आने वाला है। ठीक है। पहले जो भारत के लोकपाल की बात करें कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो यहां से तो पिनाकी चंद्र घोष आपको मैंने बताया। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे भारत के, यही तो हमारा आंसर था, जो मार्च 2019 में नियुक्त किए गए थे। लेकिन करंट में बात करें, जो नियुक्ति मार्च 2024 में हुई है, बहुत सालों के बाद हुई है। ये जो युक्ति है वो एम खानविलकर है, एम खानविलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम खानविलकर। ठीक है। मोटो ऑफ लोकपाल की बात करें, जो मैं बोल रहा था ना कि मोटो चेंज किया गया है, तो मोटो पहले जो था वो मैं पहले लिख देता हूं नंबर 1 पे। जो पहला मोटो था वो था, पहला मोटो माँ गृधज्ञ कास्यव्य नमनम। ठीक है? तो संस्कृत वर्ड था माँ गृध, माँ गृध। उसके बाद था कस्यास विदनम, माँ गृधज्ञ कस्यास विसनम। ये संस्कृत का एक श्लोक था। जो श्लोक इस उपनिषद से लिखा गया था, तो इसको ईशा उपनिषद उपनिषद से लिया गया था। ईशा, ईशावो उपनिषद जो है उससे लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईशावो उपनिषद है उससे लिया गया था। और 2019 से यही चला आ रहा था, लेकिन 2024 में इसको चेंज किया गया। 2024 में ये जो मोटो है, इस मोटो को चेंज किया गया। इस मोटो का नाम था, इसका मतलब होता था कि दूसरे की जो संपत्ति है उसके लिए आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, डू नॉट ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ। लेकिन इस मोटो को अब चेंज किया गया, और इस मोटो को चेंज करके अब जो है वो कह दिया गया है, अभी का जो रिसेंट के मोटो की हम बात करें, तो रिसेंट जो भारत इसका मोटो है वो है इम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। इम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, इम्पावर सिटीजन, नागरिक को नागरिक सशक्तिकरण होनी चाहिए, सिटीजन एंड एक्सपोज करप्शन। एक्सपोज एंड नहीं आता, एक्सपोज, एक्सपोज करप्शन। तो क्या करना है, तो नागरिक सशक्तिकरण करिए और भ्रष्टाचार का उजागरीकरण करिए, यही इसका थीम है। ठीक है। यही इसका रिसेंट का मोटो है। तो ये आपको मोटो के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। मोटो के बारे में ध्यान रखना है, पहला ईशा उपनिषद से आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा। लोकपाल के लोगों को प्रयागराज में जो प्रशांत मिश्रा है उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें लोकपाल के बेंच है, 3 न्यायाधीश की आकृति है, और उसके बाद सतर्कता और कानून को दर्शाया गया है। तो इसका लोगो किसने बनाया था, तो प्रशांत मिश्रा ने बनाया था। तो ये सब जो भी सवाल बन सकते थे यहाँ से, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी जो है उसका पोल तो दक्षिण होगा ना कोई, तो वही पूछ रहा है दक्षिणी ध्रुव पर। तो रोनाल्ड एमंडसन कौन था? एमंडसन, एमंडसन, तो रोनाल्ड एमंडसन था। ये कहाँ का था, तो ये नॉर्वे का था। नॉर्वे का एमांड रोडरसन था, जिसने साउथ पोल पर पहुंचा था, सबसे पहला व्यक्ति था। ठीक है। रॉबर्ट पियरे की बात करें तो रॉबर्ट पियरे जो है वो कहाँ पहुंचे थे, तो वो नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे, नॉर्थ पोल पे रॉबर्ट पियरे। और जो जुंको तबई लिखा गया है ना, जुंको तबई, ये जो जुंको तबई है वो माउंट एवरेस्ट पे गए थे।
माउंट एवरेस्ट पे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट स्कॉट रिसर्च स्लाइटली लेटर एंड डाइड ऑन रिटर्न। ठीक है। स्कॉट का जो एक्सपेडिशन था, जो यात्रा थी, वो रॉबर्ट स्कॉट का, वो रीच्ड स्लाइटली लेटर, इसके तुरंत बाद जो है वो स्कॉट पहुंचे थे, और उसके बाद उनका डेथ भी हो गया था आने टाइम। तो ये भी आपको ध्यान थोड़ा सा रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, उस समय अंग्रेजों के समय होता था, उसको सबसे पहले किसने पास किया था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि नरेंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका आंसर होगा। सत्येंद्र, ना कि सुरेंद्र। तो ये सत्येंद्र आपका आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में, 1863 में आईसीएस की परीक्षा है उसको पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस का पास किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। अरविंदो घोष को जो है वो घुड़सवारी में फेल हो गए थे। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है कुछ दिन रहे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो है वो कहाँ रहे थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, एज ए आईसीएस सेलेक्ट होने के बाद की बात हो रही है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला जो पायलट है, सब लेफ्टिनेंट जो शिवांगी है, वो कहाँ की है? तो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है वो नौसेना की पहली महिला पायलट मुजफ्फरपुर बिहार की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज सेवा रिगपा? सोवा रिगपा या फिर सेवा रिगपा। तो हिमालय की जो पारंपरिक दवा पद्धति है उसको सोवा रिगपा कहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र जो लद्दाख, तिब्बत, भूटान, वहां की पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है इसको कहा जाता है, और इसे आमची भी कहा जाता है। इसे आमची भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है आयुष। तो आयुष में जो एस है ना, वही सेवा रिगपा के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वो किस राज्य में है? तो गॉड्स ओन गार्डन भी इसको कहा जाता है। मावलिंगनोंग इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या है? मावलिंगनोंग है। मावलिनोंग, मावलिनोंग है। अब ये है कहाँ? तो ये मेघालय में है। मावलिनोंग, इसको गॉड्स ओन गार्डन भी कहते हैं। तो एशिया का ये सबसे स्वच्छ गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। तो मैंने काफी डिटेल से आपको ये बताया है। मिलाया तो 2016 में था, लेकिन इफेक्ट में आया 2017 से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2017 विवेक देबरॉय कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि मिला दीजिए इसको। बाकी एक्वत कमेटी जो थी उसकी रिपोर्ट आई थी 1924 में, उसके बाद जो है उसको अलग अलग किया गया था, और 2017 में इसको जो है वो हटा दिया गया। विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पे इसको हटा दिया गया। और पहली जो बजट है वो उसको किसने कहा था? तो पहला बजट जो है वो अलग वाला, जो इंटीग्रेटेड बजट जो पहला था, वो अरुण जेटली के द्वारा ही पेश किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता, जो गैट जो समझौता है, वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब पूछा जाता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये जो है वो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में हुआ था। इस गैट को हटाकर डब्ल्यूटीओ लाया गया। डब्ल्यूटीओ इसी को हटाकर जो है वो लाया गया। फाउंडिंग मेंबर जो गैट के थे वो जो है वो 1995 में ये लाया गया है। और गैट के फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो 23 थे। पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्वीन ऑफ टॉक, क्वीन ऑफ टॉक जो किताब है वो किसने लिखी है? तो अमेरिकी टॉक शो के होस्ट जो ओपेरा विनफ्रेम है, उन्हीं को क्वीन ऑफ टॉक कहा जाता है। ठीक है। तो ऑर्फा या फिर अपारहा विनफ्राई है, उनको कहा जाता है क्या? तो क्वीन ऑफ टॉक, इट इज नॉट अ बुक। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या है? मैं बार बार बता रहा था ना कि ये पूछा जाता है। तो रेड क्रॉस जो फ्लैग है उसमें क्या क्या चीजें होती है, यही पूछ रहा है। तो सफेद रंग का पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है। तो ये बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, सफेद पृष्ठ पर लाल क्रॉस होता है। स्विट्जरलैंड के झंडा जो है ना, उसी का उल्टा, ये भी पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के झंडे का उल्टा, इट इज सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन इन वॉर जोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानवाधिकार आयोग जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया? तो 93 में। अभी बताओ कि महिला आयोग की हेड कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। तो
याद आपको रखना है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का था, लेकिन अभी भी स्टैटिक के रूप में चलता है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया है कस पे? तो हैवलॉक द्वीप अंडर अंडमान निकोबार में है और इसको स्वराज द्वीप के रूप में अब जाना जाता है। स्वराज द्वीप के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नील जो आइलैंड है उसको शहीद द्वीप कहा जाता है। नील जो आइलैंड है, नील जो आइलैंड है उसको शहीद द्वीप कहा जाता है। और जो रॉस आइलैंड है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रॉस आइलैंड को कहा जाता है। तो ये सब पूछा जा सकता है, कोई सा भी आपसे याद रखना है। एक नौकरी एक परिवार योजना करंट अफेयर का सवाल है। सिक्किम की योजना थी, 2019 की योजना थी। इसरो द्वारा फिर से 2019 का योजना है, तो आई डोंट थिंक कि करंट अफेयर को हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे 400 हो गया। 402 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया है? बहुत मतलब क्या बोले, करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है कि बेर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल करेंसी है, तो आई डोंट थिंक कि आप पूछेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वो पूछा है कि गुजरात के भुज में, ये स्टैटिक है, विनाशकारी भूकंप है जो उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो गुजरात के भुज में जो सबसे भयानक जो भूकंप आया था वो 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो भूकंप आया था 2001 वाला, ये आया था 26 जनवरी को आया था। 26 जनवरी 2001 को, जब गणतंत्र दिवस था उसी दिन आया था। जिस कारण से इसमें मौत भी बहुत ज्यादा हुई थी। लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई थी। 20,000 लोगों की मौत हुई थी और कुछ जो जिला है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। उसके बाद जो भूकंप की बात करें वो 1993 में आया था। 1993 में एक भूकंप आया था लातूर महाराष्ट्र में, जिसको किलाड़ी भूकंप भी कहते हैं। किलाड़ी भूकंप भी इसको कहा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड 6.4 था। इसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी। ये अस्टेबल कॉन्टिनेंटल रीजन में आया था जहां भूकंप कम आते हैं। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। लातूर महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र में 1993 में आया था। ठीक है। असम तिब्बत में तो हमेशा भूकंप आते ही रहता है। तो 8.7 मैग्नीट्यूड का भारत में इतिहास का सबसे जो शक्तिशाली भूकंप है वो आया था। इसने ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता तक बदल दिया था। 1950 में आया था। कहाँ आया था? तो असम और नेपाल की जो सीमा है उस पर आया था। असम एंड नेपाल की बाउंड्री पर आई थी और असम का रास्ता बदल दिया था 8.6 का। उसके बाद बिहार में बहुत खतरनाक जो भूकंप आया था वो 1934 में आया था। 1934 में आया था। बिहार और नेपाल में आया था। 8 मैग्नीट्यूड का यह भूकंप था और भारत के सबसे घातक भूकंपों में से एक माना जाता है। मुंगेर और मुजफ्फरपुर जो था वो वहां पे काफी ज्यादा तबाही हुई थी और महात्मा गांधी ने इसे अस्पृश्यता का दैवीय दंड भी कहा था, कि जो अनटचेबिलिटी हम रखते हैं ना उसके कारण से ये आया है। तो ये काफी विवादास्पद भी रहा था। तो 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था बिहार में 1934 में। ये याद रखना है, काफी खतरनाक ये भूकंप था। उसके बाद एज सच कोई उतना मैग्नीट्यूड वाला नहीं आया है, लेकिन हम एक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आपको बताते हैं। वो 2004 में आया था। 2004 में एक भूकंप आया जो कि 9.1 से लेकर 9.3 मैग्नीट्यूड तक इसका था। ये जो है वो आया था हिंद महासागर का एक सुनामी था। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया, वहीं पे ये भूकंप के कारण सुनामी आई थी, जिससे भारत के जो तमिलनाडु और अंडमान निकोबार है ना, वहां पे काफी तबाही हुई थी। और इसी के बाद भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था। जो कहाँ है इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है, तो वहीं पे ये डूब गया है इसी के कारण से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप का जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। भूकंप को मापते किससे हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जो फोकस इसका होता है पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु जहां पे भूकंप जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे ये अर्थ के अंदर है, ये अर्थ है, सरफेस है अर्थ का। तो मान लिया यहां से भूकंप स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? और ये यहाँ पे भूकंप निकला है तो इसको क्या कहेंगे? तो जो भूकंप जहां से स्टार्ट होती है पृथ्वी के अंदर वाला बिंदु, उसको हाइपोसेंटर कहता है या फिर फोकस कह लो। या तो इसको फोकस कह लो या तो इसको हाइपोसेंटर कह लो। हाइपोसेंटर। और जहां पे निकलती है भूकंप उसको क्या बोलते हैं?
उसको पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है, जहां सबसे ज्यादा तबाही आती है, उसको हम बोलते हैं इपी सेंटर, अधिकेंद्र। इपी सेंटर इसको कहा जाता है। रिएक्टर स्केल में हम भूकंप को एनर्जी है उसको मापते हैं, तो भूकंप की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मापते हैं रिएक्टर स्केल में। और जो रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर स्केल जो होता है, इसमें कितने मैग्नीट्यूड तक ये स्केल होता है, तो ये मैग्नीट्यूड 0 से 10 तक जाता है, बस 0 से 10 तक ये जाता है। उसके बाद मैर्केली स्केल भी इसके लिए आता है। दूसरा जो है वो मैर्केली स्केल आता है। ये जो है वो बहुत ज्यादा जब इंटेंसिटी और डैमेज जब होता है, तो उसको मापने के लिए विनाश विनाश के आधार पर यदि मापना है, तो वो मैर्केली स्केल होता है। कौन सा? मैर्केली स्केल जो होता है वो कैसा मापता है, तो वो इंटेंसिटी और डैमेज को मापता है। ठीक है, इंटेंसिटी और डैमेज को मापता है। भारत के जो भूकंपीय जोन है उनको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। 4 भूकंपीय जोन भारत में है। पहले 5 जोन था, लेकिन अब जोन 1 है उसको हटा दिया गया है। तो जोन 5 जो है ना, जोन 5 जो है वो सबसे खतरनाक जोन आता है। जो जोन होता है वो पूर्वी पूर्वोत्तर जो भारत है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कच्छ है और अंडमान निकोबार है। जो जोन 4 होता है, जोन 4 होता है, इसमें दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तरी बिहार हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ हिस्सा। तो बिहार को याद रखिएगा, जोन 4 में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोन 3 की बात करें, जोन 3 कहाँ है, तो जोन 3 जो है वो जोन 3 होता है केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात। और जोन 2 जो है वो सबसे लोवेस्ट खतरा यहाँ भूकंप का होता है, वो है देश के बाकी हिस्से जैसे दक्कन का पठार। क्यों होता है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। स्टेबल हो जाता है यहाँ की जो है वो जमीन। भारत में भूकंप की निगरानी करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इसके लिए है। भारत में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसी के अधीन ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत ये आता है। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर का है, जहां पे लगभग दुनिया का 68% जो भूकंप है और जो ज्वालामुखी है वो यहीं पे आता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका जो अर्थ होता है बंगाल की लहरें। बंगाल नहीं, बंदरगाह की लहरें। यह समुद्र के नीचे भूकंप आने से होता है। तो ये भूकंप के बारे में जितना जानना था मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो किससे है, तो ये टीकाकरण से है। तो हेल्थ कहीं है, यस हेल्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड है। ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो है वो टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, उनको टीकाकरण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से रिलेट करता है। इसमें कौन से डिजीजेस के लिए किया जाता है, तो ये भी सवाल पूछा जाएगा। 7 जो डिजीजेज है उनके लिए होता है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज होता है, जो कि 7 बीमारियां हैं उनको कवर करता है। तो ध्यान आपको रख लेना है। महिला यात्रियों के लिए आरपीएफ के द्वारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि पढ़ना है। नेक्स्ट है कि इंश्योर इंश्योर जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंश्योर नेशनल लाइवली स्क्वाड स्क्वाड मिशन था, जो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है वो कैसे करता है, तो ई मित्रा से करता है, करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है वो किस महिला ने तैयार किया था। 1791 में एक जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन के लिए आया था। ये डिक्लेरेशन जो है वो किसने जो है वो बनाया था, ये पूछ रहा है। तो ये जो डिक्लेरेशन बनाया था वो ओलंप डी गोजेस ने बनाया था, ओलंप डी गोजेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 1791 में बनाया था, 1791 में बनाया था। फ्रांसीसी क्रांति के डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन के जवाब में, देखो फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसमें एक आया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और जब मैन का आ गया तो वुमेन क्यों नहीं आएगा, तो इस कारण से 1791 में वुमेन का भी आया था। बाकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओलंपे डी गौजेस जो है उसने 1791 में जो है वो किया था। सी वॉज एक्सपेक्टेड बाई गॉल्टनिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था, तो एम बी हनीफा ने डिजाइन किया था, एम बी हनीफा, ऑप्शन नंबर बी
पहला जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम है, इसको 1980 में डिजाइन किया गया था एमबी हनीफा के द्वारा। भारत में ईवीएम का जो प्रोडक्शन है वो कौन करती है? तो इसका प्रोडक्शन, ईवीएम का जो निर्माण है वो प्रोडक्शन है वो दो कंपनियां करती है। एक करती है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसके बाद ईसीआईएल। ठीक है, ये दो कंपनियां करती है, ये आपको ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट यूज जो इंडिया में हुआ था वो केरला में हुआ था, 1982 में हुआ था। 2 वर्षों के बाद 1982 में पराबुर जो कॉन्स्टिट्युएंसी थी वहां पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयर स्कैनर ऐप, करंट अफेयर का सवाल है, नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रोक्स जू कहाँ है? ये एक चिड़ियाघर है। ब्रोक्स, ब्रोंक्स, ब्रोंक्स कह लो, ब्रोंक्स जू कहाँ है? तो ब्रोंक्स जू जो है वो यूएसए न्यूयॉर्क में है। यूएसए जो है वहां पे है, यूनाइटेड स्टेट में, न्यूयॉर्क में ये है ब्रोंक्स जू। फर्स्ट जू है जहां पे टाइगर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 को, इस कारण से ये पूछा गया था, बाकी अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु जो है वो किस रोग से होती है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार तो उनका कहना है कि ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से होती है इस ऑप्शंस के हिसाब से। तो संक्रामक रोगों में ट्यूबरकुलोसिस जो है वो दुनिया भर में वयस्कों के शीर्ष हत्या करने वाली है। पहले जो है वो कोविड से पहले इसी को माना जाता था। हालांकि कुल मौतों में जो हृदय रोग होते हैं वो भी नंबर 1 पे आता है। तो लेकिन दिया गया जो विकल्प है वो टीबी लेके चलेंगे। ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस ही लेके चलो। टीबी डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो गंगा को सफाई करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो करंट के सवाल है, जर्मनी ने नमामि गंगे जो मिशन है उसमें सहयोग किया है, लॉन्च किया गया था 2014 में। बाकी गंगा सफाई मिशन राजीव गांधी के द्वारा भी 1980 में लॉन्च किया गया था। ये 85 आई थिंक, थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो पंचशील जो समझौता है वो भारत और किसके बीच हुआ है? भारत और चाइना के बीच हुआ है। कब हुआ है? तो 1954 में हुआ है। भारत से नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और उधर से चाउ एन लाई था। चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच पंचशील समझौता था। इसमें 5 जो है वो समझौते किए गए थे, 5 प्रिंसिपल जो है वो किए गए थे ताकि पीसफुल जो है वो रहा जा सके। और उसके तुरंत बाद जो है वो आप देखते हो कि 62 में चाइना ने हमला भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन जो है वो किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो गठन किया गया है। एस्टेब्लिश जो किया गया है वो कैसे किया गया है? तो एस्टेब्लिश किया गया है, 1990 का एक्ट है, लेकिन एस्टेब्लिश जो कब हुआ? तो 1992 में हुआ। 1992 में एस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट हेड जो थे कौन थी? फर्स्ट हेड जो थी वो थी जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक। और अभी हेड कौन है? वो राहतकर है, आपको याद होगा। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जित करता है? करंट अफेयर का सवाल है। SO2 सबसे ज्यादा भारत ही कर रहा था, कोल बर्निंग के कारण होता है। भारत में कोकिंग कोयला नहीं होता है, कोकिंग कोयला भारत को बाहर से लेना पड़ता है। अतुल्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो है वो टूरिज्म से रिलेट करता है। फाइंड द इनक्रेडिबल यू इसका टैगलाइन है, 2002 से स्टार्ट किया गया है। अतुल्य भारत ये टूरिज्म से रिलेट करता है और ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। इसका टैग लाइन आपको याद रखना है, फाइंड द इनक्रेडिबल यू। इनक्रेडिबल इंडिया से रिलेट करता है, अतुल्य भारत को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंबला क्या है? कंबाला क्या है? तो ये कंबाला क्या है? तो कंबाला एक भैंस का दौड़ है। ठीक है, भैंसों का दौड़ होता है। तो जैसे जल्लीकट्टू है ना, बैलों का दौड़, वैसे ही भैंसों का दौड़ होता है कंबाला, जो कि कर्नाटक में होता है। कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे होता है। और वहीं जो जलीकट्टू है जो तमिलनाडु में होता है, वो बैल का दौड़ है, नॉट भैंस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच था? तो डोकलाम जो विवाद है इंडिया और चाइना के बीच 2017 में आया था। ठीक है, नाथुला जो पास है उसके नियर था, तो अब ये रिलेवेंस उतना नहीं रखता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था 22 मई को। काफी रिपीटेड ये क्वेश्चन भी है, 22 मई को मनाया जाता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये खत्म होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट स्मार्ट ओपीडी जो है वो एक नवाचार है, इसका संबंध किससे है? तो स्मार्ट ओपीडी जो है वो हेल्थ से रिलेट करता है। ई गवर्नेंस पहल है, अस्पतालों में जो ऑनलाइन पंजीकरण आप करते हो, ओआरएस को यूज किया जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज किया जाता है इसमें। तो आपने कभी एम्स में इलाज करवाया होगा ना, तो आपने इसी से जो है वो अपॉइंटमेंट लिया होगा, ओआरएस से। तो ये नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, ई संजीवनी। तो ये किससे है? तो ये हेल्थ से रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जितने भी क्वेश्चन है 422 उनको डिस्कस किया। तो आई होप आपको अब आपको कोई भी प्रॉब्लम एटलीस्ट पीवाई क्यू में तो नहीं होगी, और यहाँ से आप अगर रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको जल्द ही मिलता हूँ, वहां पे मैं इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करूंगा, और इसके सारे वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू।